तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी आपके मशीनरी है वो पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट भी करना होगा हमको, ठीक है। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई चीजें अलग होंगी, और जो आपको डे टू डे एग्जाम्पल मिलेंगे, जो आपके अभी नॉर्मल सिनेरियो के अंदर चल रहे हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे एग्जाम्पल जो है वो उससे डिफर करते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको यही आएगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है तो वो वैसा फॉलो क्यों नहीं कर रहे। तो इसका टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशन भी हमको देखना पड़ेगा, और इन सब के लिए सबसे पहले जो हमको देखना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ था, पूरा का पूरा ये डेवलपमेंट तक हम कैसे आए, कि हम जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आपकी खत्म होती है और जब आपके ब्रिटिशर्स कह देते हैं कि ठीक है टाटा बाय बाय, हम यहाँ से जा रहे हैं, आप अपना देश जो है वो खुद संभाल लो, तब से आपकी क्या शुरू हो जाती है, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वो लोग वहां पे लास्ट पार्ट के अंदर आपके ये बोल के जाएंगे कि ठीक है भाई अब आप अपनी कंट्री संभाल लो। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कैसे संभालेंगे, इतनी बड़ी कंट्री है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका रिलीजन अलग है, रिलीजियस आइडेंटिटी सबकी अलग है, सबका जो तरीका है अपनी प्रेयर वगैरह करने का वो अलग है। तो इस पूरे सिस्टम को, इतनी डाइवर्सिटी को हम संभालेंगे कैसे, उसी चीज के लिए हमको समझ में आया कि क्यों ना इनके लिए एक रूल बुक बना दी जाए। एक रूल बुक बना देते हैं, जैसे एक नॉर्मल क्लास के लिए रूल बुक होती है कि भाई आपने यहाँ आगे बैठना है, ऐसा कहना है, ऐसा नहीं कहना, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको सारी चीजें मेंशन कर लेनी चाहिए। ये उस टाइम के लोगों को लग रहा है जिनको फ्रीडम मिल चुकी है, किससे, ब्रिटिशर्स से। तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन ब्रिटिशर्स जो है वो आपके उठे नींद से, और नींद से उठ के उन्होंने कह दिया चलो भाई आप आजाद हो गए, ऐसा हुआ था क्या, या एग्जैक्टली में हुआ क्या था। धीरे धीरे करके यहाँ से गए थे। तो इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके अगर मैं बोलूं, उन्होंने पावर ट्रांसफर जो की थी वो धीरे धीरे करके की थी। ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर उन्होंने ये लो भाई आपके पास सारी पावर है, अब आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ अपना, आप अपनी सरकार बनाओ और आप अपना देश चला लो। तो धीरे धीरे करके पावर देंगे, तो धीरे धीरे करके हमको समझ में आएगा कि हमारे पास क्या क्या चीजों की पावर है, और एक दिन एक फाइन डे हमको समझ में आ जाएगा पूरी पावर हमारे पास ही है, क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बना लें। क्लियर है, इतना क्लियर है। इसके बाद में हमको क्या पढ़ना होगा कि जब ये बन जाएगा, ये रूल बुक बन गई, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमने, इतनी मोटी ये जो रूल बुक हमने बनाई है, 400 से ज्यादा आर्टिकल इसके अंदर है, 22 पार्ट्स इसके अंदर हैं, जिसको आप 25 भी कह सकते हो बाद में मॉडिफाई करके, इतना कुछ इसके अंदर है, इतनी बड़ी ये बुक है, तो कुछ तो लिखा होगा हमने, ऐसा तो नहीं है बकवास की है इतने बड़ी किताब के अंदर, सारी काम की बातें लिखी है, कहीं से भी खोल के देख लो, एक एक लाइन इसके अंदर हमने काम की लिखी हुई है। तो वो सारी चीजें क्या है और क्या है इसके अंदर लिखा हुआ, फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं, ठीक है। हमारा सिस्टम कैसा होगा ये लिखा है, हमारा सिस्टम काम कैसे करेगा ये लिखा है, हमारे सिस्टम में पावर किसके पास होगी किसके पास नहीं होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम इस सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, ये सारी बातें हमने कहा लिखी है, आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की है। और उसके बाद जितना भी, जैसे जो आपके 3 एलिमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, प्लस जितने भी फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, जितने भी डीपीएसपी की बात होती है, जो इंस्ट्रक्शन आप स्टेट को देते हो, प्लस जो भी आपकी भी फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं कैसे करूंगी, इसको इंटरप्रिटेट जो है वो जुडिशरी टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करती है, सोसाइटी चेंज होती रहती है, सोसाइटी के अंदर जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के साथ साथ में बहुत सारे नए एलिमेंट मुझे इस किताब के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, और बहुत सारी जो पुरानी चीजें हैं वो मुझे इस किताब से डिलीट करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो वो इंटरप्रिटेशन भी हम टाइम टू टाइम देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग डाल लो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट।
ठीक है, देखो जरा, क्या हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अराउंड 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आती है। क्या ट्रेड करने आई थी? यह स्टार्टिंग से ही मैं बोल दूं, इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन का ही आइडियोलॉजी था। ट्रेड करने आई थी, क्या टेरिटरी को लेके एक्सपेंशन करने का ऐसा कुछ नहीं था पहले से? सोच के जवाब देना। मैंने दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपके इंडिया में आती है अराउंड 1608, ठीक है, 1600 भी आप समझ लेना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब आपके इंडिया के अंदर आती है, इसका मेन जो फोकस था वो क्या था? ट्रेड करना या टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना? सबने क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया? ठीक है, कितने लोगों का आंसर है टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना? इनिशियली सिर्फ ट्रेड ही करने आए थे इनिशियली। हाँ, जितने लोगों ने हाथ खड़े किए, 3 लोग तो थे, 3 का आंसर बताओ। हाँ, क्यों? आप जो बात कह रहे हो वो क्यों? आज नहीं है? आज नहीं है, बट आज तो रिसोर्सेज ज्यादा बोल दूंगी मैं। प्रॉपर नहीं थी, तो ये अच्छी बात हुई बेकार बात हुई? आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो कंफ्यूज ही कर रही हूँ जानबूझ के। हमारा आंसर रिसोर्सेज ज्यादा थे, जेन्युइनली रिसोर्सेज ज्यादा थे। ऐसा, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ इंडिया को चूज किया कि इधर आएंगे और इधर टेरिटरी का एक्सपेंशन करेंगे, वो भी इतना दूर। हाँ, कहाँ गया पैसा? ले गए? हम्म, हम्म, हम्म। तो ये जो बात आप कह रहे हो, ये आके पता चली होगी या वहीं से पता चल गई होगी? यहाँ आके पता चली होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके इंडिया की तरफ आती है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आती है कि ट्रेड करना है, ठीक है, व्यापार करना है हमको, इससे ज्यादा कुछ भी उसका मतलब सोचना नहीं था। लेकिन जब यहाँ आए, धीरे धीरे यहाँ की कंडीशन देखी, यहाँ पे जो रूल चल रहा था वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। मुगल्स, ठीक है, मिडावल हिस्ट्री के अंदर आप देखो, जब मुगल पीरियड पूरा डिक्लाइन कर जाता है, उसके बाद में धीरे 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 ब्रिटिशर्स जो है वो आपके ओवरटेक कर लेते हैं। तो जब इनको लगा पॉसिबिलिटी कि हाँ क्यों ना हम यहाँ टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर लें, तो आपको भी मौका मिलेगा पाकिस्तान को एक्वायर करने का, तो करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। 1% भी डाउट है उस चीज को लेकर? नहीं है ना? तो हम भी करेंगे। तो फिर उनको भी यहाँ आने के बाद ये चीज समझ में आई कि शायद हम पावर यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं और ये पूरी टेरिटरी जो है वो हमारे अंडर में हो सकती है। और जब उनको ये चीज क्लियर हो गई, तब उन्होंने बिना देरी करते हुए राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके आपके ये सारा का सारा एक एम्पायर जो है अपना बना लिया। क्लियर? सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1765 की, तो 1765 में आपकी 3 जगह थी, दैट इज बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के अंदर इनको दीवानी राइट्स जो है वो मिल गए थे, ठीक है। 3 जगह बोली मैंने, कौन कौन सी? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। यहाँ के कौन से राइट्स मिल गए इनको? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रही हूं, दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स का मतलब है एक तो रेवेन्यू के ऊपर इनका हक होगा थोड़ा सा,
ठीक है। सेकेंड चीज, सिविल जस्टिस के कुछ मैटर्स जो है, मैंने सारे मैटर्स नहीं बोले, कुछ मैटर्स जो है सिविल जस्टिस के वो ये हैंडल कर सकते हैं, ऐसा इनको मिल गया। और ये आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इससे पहले बैटल हुए थे बहुत सारे, बक्सर का बैटल हुआ था, उसके बाद अल्टीमेटली ये कंडीशन आई थी कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को अब क्या मिल चुके हैं, आपके दीवानी राइट्स मिल चुके हैं। दीवानी राइट्स कौन कौन से एरिया के मिले, बिहार एंड उड़ीसा। दीवानी राइट्स का मतलब क्या है, रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के कुछ मैटर अब यहाँ के हम संभालेंगे। जब इतना इनको मिला उसके बाद से इन्होंने वापस मुड़कर नहीं देखा, उसके बाद से जो इनका पूरा टेरिटोरियल एक्सपेंशन था ये क्या हुआ, बढ़ता ही गया। क्लियर है। उसके बाद से पूरा इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन, इसको फाउंडेशन मान लो आप इस चीज को लेकर 1765 कब मिले हैं ये दीवानी राइट्स, 1765। 64 के अंदर आप बैटल ऑफ बक्सर को अगर देखोगे तो वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद दीवानी राइट्स मिल गए, अब ये लोग खुश हैं बहुत कि चलो ठीक है दीवानी राइट्स मिल गए, 3 एरिया के भी मिलने, और ये एरिया आज के वाले एरिया नहीं है, उस टाइम में बंगाल बहुत बड़ा, बिहार बहुत बड़ा, आसपास वाला एरिया भी वो एक्वायर कर रखा है। ठीक है, आज वाले बिहार की टेरिटरी और इसकी टेरिटरी में किसकी टेरिटरी ज्यादा है, इसकी टेरिटरी ज्यादा है। तो इतने एरिया के जब राइट्स मिल गए तो अब ये लोग खुश हैं, और अब इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाली जो चीज है वो आपके स्टार्ट होती है। इन पूरे रूल को या ईस्ट इंडिया कंपनी को हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम द कंपनी रूल। कौन सा रूल, द कंपनी रूल। फिर सेकंड कौन सा देखेंगे, द क्राउन रूल। और क्या टाइम पीरियड है इसका, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1858, और 1858 का जो एक्ट आएगा उसके अंदर क्राउन के पास चला जाएगा, सारी पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है, वो आपके ले लेगा। और 1947 तक आपके यही कहानी चलेगी। फिर उसके बाद में सारी पावर किसको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इंडिया को प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है। सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक किसकी कहानी चलेगी, कंपनी रूल की। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको मतलब इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन अभी धीरे धीरे कंट्रोल कर रही है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलेगी ठीक है तुम ट्रेड करने गए हो, अभी तुम्हारे टेरिटरी थोड़ी बढ़ गई है, तुमने कंट्रोल भी कर लिया, दीवानी राइट्स भी ले लिए, ठीक है तुम ये काम और कर लो, ये एक छोटा सा काम मेरे को दे दो बस, ठीक है बाकी इतने काम तुम कर लो, इतना ये छोटा सा काम मैं संभाल लेती हूँ। फिर धीरे 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 क्या लगता है आपको क्या हुआ था इस टाइम पीरियड के अंदर, रिवॉल्ट हुआ था 1857। 1857 के अंदर वहां की फिर गवर्नमेंट बोलेगी, क्वीन बोलेगी आपके कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी आप रहने दो, ठीक है सारी पावर सारी अथॉरिटी किसकी होगी। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी 1858 से ही आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास गई है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई है, पहले से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर रही थी। लेकिन अब फाइनली सारी चीजें जो है 1858 के एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलेगी कि अब सारी चीजें कौन संभालेगा, अब सारी चीजें हम संभालेंगे। क्लियर है इतनी बात, इसको ऐसे ही बना लो जो एक दो बातें ये लिखी है, बना लेंगे ना ऐसे ही या लिखना पड़ेगा। द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। कंपनी रूल में कहां से लेके कहां तक, 1765। अभी से थक गए क्या हम, नहीं? अब बताओ जरा क्या समझ में आया यहाँ तक की कहानी में आपको। हाँ
दीवानी राइट्स मिल गए, ठीक है। कहाँ के दीवानी राइट्स मिले? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के, ठीक है। दीवानी राइट्स का मतलब है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। दीवानी राइट्स का मतलब क्या है? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। इसके बाद में उन्होंने अपना क्या स्टार्ट किया? टेरिटोरियल पावर बनने का जो ये सफर है वो आपके स्टार्ट किया। इस पूरे सफर के अंदर दो पार्ट रहेंगे। नंबर 1 पार्ट जो है वो किसका रूल है? द कंपनी रूल। जब मेन अथॉरिटी किसकी तरह दिखाई दे रही है हमको? वो दिखाई दे रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड जो रूल है वो किसका है? द क्राउन रूल। और क्राउन रूल के अंदर मेन अथॉरिटी कौन रोल प्ले करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। क्वीन के हाथ में आपकी सारी चीजें चली जाएगी, वहां इंग्लैंड में बैठे लोगों के हाथ में सारी चीजें चली जाएगी। अभी तक किसके हाथ में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। अब हेडिंग डालो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। देखो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज, रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंपनी के जितने भी काम है उनको आपके रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है या उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मतलब अभी तक की कहानी में अगर मुझे समझ आ रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एक कंपनी आई भाई, ठीक है। वहां से एक कंपनी उठकर आई और यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आ गई। लेकिन अब ट्रेड करने के साथ साथ में उसको समझ में आ रहा है कि इधर का एरिया मेरा हो सकता है। तो अगर उसको ये बात समझ में आ रही है तो उधर बैठे लोगों को भी तो ये बात समझ में आ रही होगी ना, जो उस कंपनी की असली गवर्नमेंट है। तो वो असली गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करना चाहती है पहली बार इस कंपनी को। क्लियर? अभी पूरा अथॉरिटी नहीं बनना चाहती ब्रिटिश गवर्नमेंट, ना ही वो सारी चीजें इससे छीन रही है, लेकिन इसको कुछ ना कुछ आपके बता रही है कि देखो भाई आप वहां गए हो लेकिन आप किसके अंडर में हो? हमारे अंडर में हो। तो आपके कुछ पॉलिटिकल काम है, आपके कुछ कमर्शियल काम, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होंगे। ये बात हमको समझ में आ रही है कि चलो ठीक है आप अपने ये काम ऐसे हैंडल कर लो, ये काम ऐसे हैंडल कर लो। तो पहली बार एक पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो बनाने की कोशिश की गई। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं कहती, बात ही नहीं करती ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो मैं नहीं सोचती कि भाई सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की इनका कोई भी मंशा है। लेकिन अगर वहां बैठे लोग यहाँ पे जो कंपनी ट्रेड करने आई है जिसको अब टेरिटोरियल पावर बनना है, तो क्या मुझे ये बात समझ आ रही है कि वो धीरे धीरे रेगुलेट यहाँ की टेरिटरी को करना चाहती है। तो ये पहली बार है जब रेगुलेट किया गया, ठीक है। किसको रेगुलेट कर रही है अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट? ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक दो पॉइंट लिखो पहले, इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद ये एक्ट हम समझेंगे। इस टाइम में 3 सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी कौन सी होगी? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, ठीक है। बंगाल, बॉम्बे, अभी मैं लोकेशन वाइज नहीं बना रही हूं, ठीक है, एंड मद्रास। ये 3 सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। ये 3 सबसे बड़े एरिया थे जहां पे इन्होंने अपना पूरा एम्पायर जो है वो धीरे धीरे ठीक ठाक बिठा लिया था, अपना सिस्टम जो है वो ठीक ठाक धीरे धीरे बिठा लिया था। और यहाँ पे गवर्नर भी हुआ करते थे, ठीक है। गवर्नर टर्म आज भी समझते होगे आप, कहाँ होती है गवर्नर? स्टेट के अंदर गवर्नर होते हैं, ठीक है। उस टाइम में मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको गवर्नर जनरल जैसा वर्ड सुनाई देगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बोल रही हूँ गवर्नर भी होते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ये बीबीएम करके जो ये आपकी 3 प्रेसिडेंसी है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी अंडर ब्रिटिश इंडिया, या फिर मैं बोलूं जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई एक टेरिटोरियल पावर बनने के लिए तब। अगर मैं बात करूं बंगाल की, तो बंगाल का अपना गवर्नर है। बॉम्बे की तो बॉम्बे का अपना गवर्नर है, और मद्रास की तो मद्रास का अपना गवर्नर है। ये ब्रिटिशर्स है या इंडियन है? ये ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। और कंट्रोल किसके हाथों में है अब? ब्रिटिशर्स के हाथों में। इन एरिया के अंदर पावर में कौन है आपके? ब्रिटिशर्स हैं। पूरे इंडिया में नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ एरिया के अंदर है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एरिया उन्होंने आपके अपने अंडर में कर लिया है। ये 3 बड़ी प्रेसिडेंसी है, इन 3 बड़ी प्रेसिडेंसी के अंदर अपने अपने गवर्नर हैं। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंस लिखो पहले इसकी, फिर इसको समझते हैं।
Importance of regulating act. First step by British government. First step by British government. By British government to control and regulate the affairs of. To control and regulate the affairs of East India Company in India. East India Company in India. Second point, it recognized the political and administrative function of the company. It recognized the political and administrative functions of the company. और ये पहली बार किसी ने रिकॉग्नाइज किए हैं. थर्ड पॉइंट, laid the foundation of central administration in India. Laid the foundation of central administration in India. फर्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंस? EIC के यहाँ पे जितने भी अफेयर्स हैं उसको पहली बार रेगुलेट करना चाह रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट. सेकंड इंपॉर्टेंस क्या दिखती है आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की? फंक्शन पहली बार किसी ने रिकॉग्नाइज किए हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वो किसने किए? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. और थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया के अंदर वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं. अब देखो जरा, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला 3 गवर्नर हैं, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर 3 गवर्नर हैं जो कि आपके ब्रिटिशर्स हैं, जो कि EIC के अंडर में है, ठीक है. अब बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास में से क्या लगता है सबसे पहले कौन से एरिया के अंदर आए थे ब्रिटिशर्स? बंगाल. एक ऑप्शन है हमारा बंगाल. कितने लोग? बाकी लोग भी इनको देख सकते हैं, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन है बॉम्बे. मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको समझाती हूँ. मैं पूछना चाह रही हूँ मतलब कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट किया सबसे पहले, ठीक है. सबसे पहले कंट्रोल जो है कौन से एरिया से स्टार्ट किया? नंबर 1 ऑप्शन बंगाल, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है सारे. फर्स्ट ऑप्शन के साथ कौन है? अरे इतना भी नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है ना. सेकंड ऑप्शन के साथ हमने चेंज कर लिया क्या? चेंज कर लिया, ठीक है. और थर्ड ऑप्शन के साथ? हाँ भाई कोई, अब तुमको दोबारा मौका देना चाह रही हूँ. फर्स्ट के साथ? हाँ फर्स्ट के साथ ही होना, ठीक है, ठीक है. सबसे पहले कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपके बंगाल से स्टार्ट हुआ. तो मतलब बंगाल का जो गवर्नर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा ईगो में रहेगा कि भैया पहले मैं गवर्नर बनाऊं और मेरे पास ज्यादा काम आया है. तो जैसे डॉक्टर के अंदर होता है कि भाई जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा उसका सैलरी ज्यादा, ठीक है, समझ आ रहा है इतना चीज. तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर कौन दिख रहा है आपको? बंगाल वाला. क्लियर. अब इन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन से एक्ट के अंदर? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है इसको आप गवर्नर ऑफ बंगाल ना बोल के बोलोगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. इंडिया नहीं बोला है मैंने अभी, इंडिया नहीं बोला है, इंडिया बाद में बनेगा. गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो क्या रहेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और ये जो बाकी के दोनों हैं ये इसके सबऑर्डिनेट होंगे. किसकी पावर ज्यादा होगी यहाँ पे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की. काम तीनों का सेम है, एरिया तीनों के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन फिर भी सबसे पहला जो सबसे पावरफुल एरिया जहां पे उन्होंने पकड़ बनाई दैट इज बंगाल, और सबसे पहला एरिया भी वो है. तो इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दी गई? आपके बंगाल वाला. सारे मेजर डिसीजन जो है वो उस टाइम में बंगाल से ही लिए जाते थे ब्रिटिशर्स के. तो सबसे पहले हमने बोला 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का पहला प्रोविजन क्या बोल रहे हैं वो, कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो क्या होगा?
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले बनने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वो मैं लिखा दूंगी, ये फैक्चुअल नॉलेज जो है यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लिखा दूंगी वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इनके सबऑर्डिनेट में कौन रहेंगे आपके? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ये जो काम करेंगे, क्या आज आपके पीएम के पास अपनी काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको आप कहते हो, जिसके थ्रू वो अपना एग्जीक्यूशन वाला काम करते हैं, ठीक है, सारे डिसीजन वही लिए जाते हैं। इसके पास भी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, और उसमें कितने लोग बैठे होंगे? 4 लोग, ठीक है। कितने लोग होंगे? 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसके पास में होगी। क्लियर है इतनी बात? मैंने अभी तक कहीं पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला? अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी काउंसिल है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके बाद इनको लगा कि एक सुप्रीम कोर्ट भी होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट कहां होता है? कैपिटल में होता है, लेकिन इनका जो था वो कहां पे था? कैलकाटा में। क्लियर? नो डाउट सुप्रीम कोर्ट है तो एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, और वो आपके कैपिटल में होना चाहिए। इनका सुप्रीम कोर्ट कहां पे था? कैलकाटा के अंदर। कौन से आपके एक्ट के अंदर ये प्रोविजन था कि सुप्रीम कोर्ट कहां बनेगा? कैलकाटा के अंदर बनेगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है? इतना ये चीज होगी। यहां का अगर सिस्टम में देखूं तो था 1+3, मतलब चीफ जस्टिस जो होगा वो एक होगा, उसको असिस्ट करने वाले जजेस कितने थे? 3 थे। ये यहाँ का सिस्टम पूरा था। इसके बाद में जितने लोग, जो कि देखो उल्टे लोग, मतलब ब्रिटिशर्स की बात कर रही हूं, ये ब्रिटिशर्स जो कि आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप यहाँ के रहने वाले लोगों से, जो यहाँ इंडिजिनस लोग हैं, उनसे डायरेक्ट ट्रेड की कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, मतलब डायरेक्ट व्यापार इनसे नहीं करोगे। कंपनी के रूल्स हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से जो काम यहाँ से खरीदना है, जो सामान बेचना है, सारी चीजें होंगी, लेकिन आप पर्सनल किसी ट्रेड में किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होगी। किसके लिए थे ये रूल्स एंड रेगुलेशन? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जितने लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहला प्रोविजन क्या है? गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जो कि कितने मेंबर की होगी? 4 मेंबर की होगी। उसके बाद में हमने देखा जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास है, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि कहां पे होगा? कैलकाटा के अंदर, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 1+3 होगा। उसके बाद में जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो यहाँ के लोगों के साथ डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। क्लियर? उसके बाद में ये बोलेंगे एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी होगा। कंपनी का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा जो कि रेवेन्यू के मैटर, सिविल मैटर और मिलिट्री के मैटर देखता होगा, और वो उन मैटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट तक आपके पहुंचाएगा। क्लियर है? क्या बोला? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स का होता है ना एक बोर्ड, जैसे कंपनी में आज भी होता है डायरेक्टर्स का एक बोर्ड, तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा जो कि आपके सारे, कौन कौन से मैटर बोल रही हूँ? रेवेन्यू, आरसीएम करके आप ध्यान कर सकते हो, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री, ये सारे मैटर्स की इंफॉर्मेशन मतलब सुपरवाइज करेगा ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इंफॉर्मेशन किसको पहुंचानी है? आपको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्लियर है? इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, अभी पूरा कंट्रोल उनका नहीं आया है। क्या 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्लियर है हमको? क्लियर है? दोबारा से एक बार बता दो, नंबर 1 प्रोविजन क्या है? हाँ, अरे बाकी भी बोल सकते हो भाई, ऐसा थोड़ी है कि यही बोलेंगी। दिव्या, जब लगे ना कोई किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही तो और जोर से चीख के बोला करो, ठीक है? यहाँ चिल्लाने के लिए कोई मनाही नहीं है। क्लास का क्लास में याद करने की कोशिश करो, घर जाके पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तुरंत यहाँ का यहाँ जो पढ़ रहे हो वो यहाँ की यहीं बोल बोल के याद कर लो, और फिर पॉलिटी की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर पढ़ने का बहुत कुछ है। ठीक है?
बहुत कुछ है जो आप यहाँ से ये पढ़ के जाओगे एंड देन इसके क्वेश्चन लगा सकते हो घर पे जाके। क्वेश्चन लगाने के अलावा आप करंट में बहुत चीजें इससे रिलेट करती हुई आपको दिखेंगी, तो आप वो जाके पढ़ो, उसमें टाइम दो। क्लियर? तो ये बोलना चालू करो। हाँ, उसके बाद क्या प्रोविजन है? सीक्वेंस में तो बोल नहीं रहे, तो मैं ही पहले बता देती हूँ कि मैं पहला पॉइंट किसको मान रही हूँ। मैं पहला पॉइंट इसको मान रही हूँ, सेकंड पॉइंट इसको मान रही हूँ, थर्ड पॉइंट इसको मान रही हूँ, फोर्थ पॉइंट ये है, फिफ्थ पॉइंट ये है और सिक्स पॉइंट ये है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब बना लो इसको, अब बना लो इसको ऑफ। अभी तो गर्मी हो जाएगी यार। श्योर है आप? और मैं ये नाम लिख देती हूँ जो जो बचे हैं। छोटा बना डायग्राम, लिखाऊंगी भी क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है? सब्जेक्ट लेंदी है, खिचड़ी तो पकेगी अभी। हम्म, तो कोशिश करो जो शॉर्ट नोट वाली कॉपी है आपकी वो सिर्फ डायग्रामेटिक वे में हो, सिर्फ डायग्राम हो, लिखने का मत करो। लिखा हुआ तो सारा है ना मेन कॉपी में। ठीक है, हम उसको भी कुछ नहीं करना, डायग्राम एंड ऑल बना लिए। ठीक है, बन जाए तो बता देना भाई। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है? 1+3। और ये रिपोर्ट किसको करेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और सुप्रीम कोर्ट किस चीज के लिए होता है? जस्टिस के लिए। ठीक है, और हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है, हो गया ना? लिखो इसको, शॉर्ट में लिखना। फर्स्ट पॉइंट, अब देखो बार बार में आपको गवर्नर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। गवर्नर को जी लिखो एंड गवर्नर जनरल को जी जी लिखना है। ठीक है? गवर्नर ऑफ बंगाल इज नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नर ऑफ बंगाल इज नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेकेंड पॉइंट, executive council of 4 members, executive council of 4 members to assist governor general of bengal, to assist governor general of bengal, executive council of 4 members to assist governor general of bengal. First governor general was Lord Warren Hastings.
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड ऑफ बंगाल. अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये नहीं है, ठीक है. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास were subordinate to governor general of bengal. Were subordinate to governor general of bengal. सबॉर्डिनेट की बात लिख रहे हैं, इसका मतलब पहले वो इंडिपेंडेंट रहे होंगे, ठीक है. अब किसके अंडर में आते हैं वो? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. थर्ड पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, ये ए है भाई, कैलकाटा इन 1774. इन 1774. एंड उसमें ब्रैकेट में उसका स्ट्रक्चर लिखो, 1 चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस. 1 चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस. हाँ जी. Servants of company cannot engage in private trading. In private trading or accepting presents or accepting presents or bribe from natives. Or accepting presents or bribes from natives. मतलब यहाँ के लोगों के साथ प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है. और उनसे रिश्वत भी नहीं ले सकते और उनसे गिफ्ट भी नहीं ले सकते. क्लियर है? गिफ्ट भी नहीं ले सकते. क्यों मना कर रहे हैं लेने के लिए? वो तो जो पर्सन यहाँ आके करप्शन ही कर रहा है, वो क्या करप्शन हटाने के लिए इनके अगेंस्ट ना हो जाए. आप सोचो हम उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुकना. जैसे हम अगर उस टाइम में होते तो हम क्या करते कि हमको पता चला कि भाई हमारा देश है और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए, हम पे रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ एरिया के अंदर अपना एम्पायर इन्होंने बना भी लिया, तो हम उनके लोगों को धीरे धीरे खुश करके और धीरे धीरे उनसे सारी पावर वापस से लेने की कोशिश करते. बिल्कुल करते हैं, ठीक है. इसलिए उन्होंने क्लियरली मना किया कि ना तो आप इन लोगों के साथ कोई प्राइवेट ट्रेड कर सकते हो. इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो भी हमारी आइडियोलॉजी है वो किसी यहाँ के पर्सन को, नेटिव पर्सन को पता चल जाएगा, ठीक है. क्योंकि ये तो नहीं है ना कि उनको ये नहीं पता कि भाई ये भी तो कैपेबल है. मिडेवल इंडिया के अंदर जो भी हुआ, जो भी नहीं हुआ, ऐसा तो उनको नहीं लगता ना कि यहाँ के लोग कैपेबल नहीं है. ऐसा उनका थॉट प्रोसेस नहीं है. बस वो कंट्रोल सही से करना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं कि कोई रिश्वत यहाँ से नहीं लेनी, कोई प्रेजेंट भी यहाँ से नहीं लेना. इसका मतलब हमारी जो बिल्कुल क्लास है वो बिल्कुल अलग होगी और इनकी जो क्लास है वो बिल्कुल सेपरेट रहेगी. क्लियर है इतनी बात? ये 6 के 6 पॉइंट क्लियर है हमको. नेक्स्ट हेडिंग डालो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट. 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट. कौन सा लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने? 5 ही पॉइंट लिखा है, छठा और लिखो, छठा और लिखो. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विल बी द गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विल बी द गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी. ब्रैकेट में लिख लो, इट विल रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर ऑफ इंडिया. इट विल रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर ऑफ इंडिया
टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसको रिपोर्ट करेंगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब नेक्स्ट हेडिंग है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट कब करते हो आप? जब कुछ गड़बड़ हो जाती है हमसे, तब सेटल करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को। ठीक है, उसको आप अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक और नाम लिखना चाहो तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखना जरा, इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया? एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया। कहां पे? कैलकाटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होना चाहिए? मैटर्स को सॉल्व करना। ठीक है, अब आप अपने आप को इमेजिन करो, अभी तक आप किसी से कह ही नहीं पा रहे थे कि भैया ये लोग कौन है, कहां से आ गए, हम पे क्यों रूल कर रहे हैं, ये सारा क्या सिस्टम इन्होंने लगा रखा है। अब आपको एक सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, आप अप्रोच करने की कोशिश करोगे ना, सबसे पहली चीज। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, गवर्नर और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो आपके हित में कोई फैसले ले रही है क्या? या आपके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जा रहे हैं? नहीं, वो तो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं। तो एक तो पहली बात, जो गवर्नर जनरल है हमारा बंगाल का और उसकी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो वो जो भी काम कर रहे हैं, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही होगा ना कि जैसे आज मेरा भी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट करे तो मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखूंगी। ठीक है, उस टाइम क्या ये बहुत लोगों के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट कर रहे थे? बहुत लोगों के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हैं, तो लोग किसकी तरफ देखेंगे? कि सुप्रीम कोर्ट। और ये किसने बनाया है? इन्होंने खुद ने बनाया है। ठीक है, अब पर्सन वहां तक जाएगा तो इनको समझ आई कि ये तो हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी गड़बड़ तो यहाँ पे हमसे हो गई, तो इसको हमको अमेंड करना पड़ेगा। इसलिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कि ये जो प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है इसको हम सेटल कर देते हैं। और सेटल देखो किस तरीके से किया गया, ये क्लियर कट कह रहे हैं इस एक्ट के अंदर कि जो आपके गवर्नर जनरल है और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, 1 2 3 4 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये पर्सन कुछ भी करे, ये कोई भी डिसीजन ले, कोई भी काम करे, ये ज्यूरिडिक्शन इसका नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस बात में कुछ नहीं कर सकता कि गवर्नर जनरल क्या डिसीजन ले रहा है और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या डिसीजन ले रही है। यहाँ पे रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर है प्लस कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट दिखेगा तो आपको लगेगा कि भाई हमसे गलत तरीके से रेवेन्यू, बहुत ही हायर रेट के ऊपर रेवेन्यू लिया जा रहा है, हमारी फसल भी नहीं हो रही उतनी, हमारे पास उतना इनकम भी नहीं है, फिर से हमसे इतना रेवेन्यू लिया जा रहा है, इतना टैक्स लिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रेवेन्यू और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाले मैटर जो है वो भी आप यहाँ पे नहीं ले जा सकते, ये इसके ज्यूरिडिक्शन में आएंगे ही नहीं। क्लियर है? यहाँ पे ये इसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, उसके बाद हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट भी तो होता है, हाई कोर्ट भी होता है। इस टाइम पीरियड के अंदर जो प्रोविंसेस थी वहां पे प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करते थे। क्या होते थे? प्रोविंशियल कोर्ट। ये प्रोविंशियल कोर्ट जो है, इसमें से भी कोई पर्सन यहाँ भी आपके अप्लाई करे पहले और वो यहाँ से अपील यहाँ कर पाए, इसका भी प्रोविजन इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया कि प्रोविंशियल कोर्ट से कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? कहां जाएगी ये अपील? ये अपील जाएगी आपके गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। कहां तक जा सकती है? गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जा सकती है। और फिर ये डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेंगे या हमारे अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग लेंगे। और फिर उस डिसीजन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा पाओगे क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा कोई स्कोप इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट बनाया, कैलकाटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसके ज्यूरिडिक्शन में इनका डिसीजन नहीं है। रेवेन्यू एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर नहीं देख सकता। प्रोविंशियल कोर्ट से अपील यहाँ पे नहीं जा सकती। प्रोविंशियल कोर्ट से अपील कहाँ जाएगी? आपके गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, और ये जो भी डिसीजन लेंगे वो इसको फैसला सुना देंगे, लेकिन यहाँ से आप यहाँ पे
नहीं जा सकते। क्लियर है? तो ये ब्लॉक करने का काम किया। फिर लोग सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही पूछेंगे ना, भाई तुमने बनाया क्यों है सुप्रीम कोर्ट फिर? ठीक है, इसकी जरूरत क्या थी? ना तो हम यहाँ से प्रोविंशियल कोर्ट से यहाँ पे अपील कर सकते हैं, ना हम इनके खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, ना हम इस मैटर के ऊपर कुछ भी मामला वहां ले जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा ये कैलकाटा में बना है, तो जो कैलकाटा के जितने भी सिविलियंस हैं ये उनके मैटर सॉल्व करेगा। जो कलकत्ता में रहने वाले लोग हैं उनके जो भी मैटर हैं वो मैटर यहाँ पे ले आओ, लेकिन इनसे रिलेटेड नहीं, इनसे रिलेटेड नहीं। और ये कह रहा है कि दो तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू को ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डील करेगा और मुस्लिम को ये मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग डील करेगा। आप अपने पर्सनल मैटर यहाँ ले आओ, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो आपके आपस में जो भी सिविलियन मैटर्स हैं वो सब ले आओ। इन सब से रिलेटेड या हमारे रूल से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन यहाँ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। डायग्राम बनाओ पहले, फिर उसके बाद लिखें। क्या क्लियर है यहां तक? ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई क्या? पक्का? क्या हुआ? लॉ को पढ़ के? बिल्कुल, तभी तो कह रहे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कर देंगे, हिंदुओं के मैटर सॉल्व, और मुस्लिम को कह रहे मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कर देंगे। हमारे वालों को तो बैठने नहीं देंगे वो वहां पे। ठीक है, और लॉ को इंटरप्रिटेट ही तो करना है। वो बोल रहे हैं कि हाँ अपनी किताब ले आओ, हम पढ़ देंगे, कर देंगे। तो आज भी तो ऐसा ही होता है सुप्रीम कोर्ट में, आज भी ऐसा ही होता है। आप में से कितने लोगों को हिंदू के सारे रिचुअल्स कस्टम्स पता है? तो जजेस को भी नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कमिटी बिठाते हैं। जब मैटर बड़ा हो तो कमिटी बैठती है। कमिटी क्या करती है, हिंदू लॉ को, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ से रिलेटेड, हिंदू लॉ से रिलेटेड कोई भी आपका केस है, कोई भी सिविलियन मैटर है, तो वो उसके ऊपर बैठते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि अच्छा इस लॉ के अंदर ये चीज लिखी हुई है, इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा। लेकिन अगर वो चीज बिल्कुल ही गलत जा रही है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, या अब उसको बदलने की जरूरत है, तो एक और कमिटी बैठेगी कि नहीं इस लॉ को बदलना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए, तब जाके फिर इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो ऐसे ही तो बहस शुरू होती है किसी भी एक मुद्दे की, कि भाई ये इस पर्टिकुलर केस ये यहाँ तक गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है अब तो लॉ को इंटरप्रिटेट करने की जरूरत पड़ेगी, अब तो ये वाले लॉ को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ट्रिपल ट्रिपल तलाक, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनका इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम चेंज किया गया है। लिखे, हेडिंग क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। फर्स्ट पॉइंट, exempted the governor general and council, exempted the governor general and council from jurisdiction of supreme court, from jurisdiction of supreme court, from jurisdiction of supreme court. Second, excluded revenue and matters arising in collection of revenue and matters arising in collection of revenue from the jurisdiction of Supreme Court, from the jurisdiction of Supreme Court, from the jurisdiction of Supreme Court. Third, Supreme Court will have jurisdiction, Supreme Court will have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta, over all the inhabitants of Calcutta. अब यहीं पे आप
एग्जाम्पल में लिख लो, हिंदू अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड मुस्लिम अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ. हिंदू अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड मुस्लिम अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ. सुप्रीम कोर्ट cannot accept the appeal from provincial court. Supreme Court cannot accept the appeal from the provincial court. From the provincial court. From the provincial court. लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस वर्डिंग्स चेंज हुई है, मीनिंग वही है. ठीक है, क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर? ठीक है, इनके डिसीजन को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. सेकेंड चीज, रेवेन्यू एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मैटर उठेगा तो उसको भी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है. तो बनाया किस लिए है सुप्रीम कोर्ट को? जो वहां रहने वाले लोग हैं उनके लिए. हिंदू को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग. अपील जा सकती है क्या प्रोविंशियल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में? नहीं जा सकती. कहां पे जाएगी ये अपील? गवर्नर जनरल इन काउंसिल. ब्रैकेट में लिख लो, अपील कहां जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल. ये एरिया ही इनके लिए अभी सुप्रीम है. बंगाल सबसे पहले कंट्रोल, बंगाल. ठीक है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए बंगाल, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना है? कैलकाटा के अंदर. लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, empowered the governor general in council, empowered the governor general in council to frame regulations for the provincial courts and councils, for the provincial court and council. Empowered the governor general in council to frame regulations for the provincial court and council, for the provincial courts and council. Next, Pitt's India Act of 1784. Pitt's India Act. पिट्स इंडिया एक्ट. और पिट्स इंडिया एक्ट में सिंपल सा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला ईआईसी यहाँ पे काम कर रही है, ये कंपनी है, कंपनी के कुछ कमर्शियल काम होंगे और कुछ आपके पॉलिटिकल काम होंगे. ठीक है, ये पूरे डिफाइन कर दिए कि कौन से काम जो है वो कमर्शियल काम होंगे, कौन से काम जो है वो पॉलिटिकल काम होंगे. क्या मैं इसको डुअल गवर्नमेंट जैसा हिसाब किताब समझ सकती हूँ? पहली बार डुअल गवर्नमेंट जैसा कुछ सिस्टम जो मुझे दिखाई दे रहा है, भले ही वो कंपनी के अंदर है. अभी मैं स्टेट या सेंट्रल लेवल की बात नहीं कर रही, हम पूरे रूल की बात नहीं कर रहे, कंपनी के कामों की बात कर रहे हैं और इनके लिए वो डिफरेंट बोर्ड बना रहे हैं. तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद डुअल गवर्नमेंट के यहाँ पे हमको कुछ सिम्टम्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं. कौन से एक्ट के अंदर? पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर. और ये विलियम पिट जो उस टाइम में वहां के पीएम थे, उनके नाम से इस एक्ट का नाम है, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट. कंपनी के कौन से काम हैं? कुछ तो कमर्शियल, ठीक है, और कुछ काम कैसे हैं? पॉलिटिकल. क्या आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ध्यान है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो जितने कमर्शियल काम है उसको कौन संभाल ले? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटिकल काम है वो छोड़ दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे. ठीक है, कंट्रोल करने के लिए बोर्ड बना रहे हैं, ध्यान रखना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और यही धीरे धीरे पावर जो है वो कहां तक पहुंचाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ तक पहुंचाएगा. दो काम है, कमर्शियल काम के लिए कौन सा बोर्ड हो जाएगा आपका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और यहाँ के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल. और आरसीएम वाले मैटर ध्यान है, अब बोर्ड जो ऑफ कंट्रोल जो है ये रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री, इसके मैटर देखेगा. कहां पे? पहली बार वर्ड यूज किया गया ब्रिटिश पोजेशन इन
इंडिया। कौन से एरिया? जो ब्रिटिशर्स के पोजेस किए हुए हैं इंडिया के अंदर, वहां पे रेवेन्यू मैटर, सिविल मैटर एंड मिलिट्री मैटर कौन सुपरवाइज करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और किसको इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्या क्लियर है इतनी बात? क्या है इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर? इतनी सी कहानी है पिट्स इंडिया एक्ट की। क्या बोल रहे हैं ये? डुअल गवर्नमेंट के कुछ सिम्टम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कंपनी जो है, पॉलिटिकल फंक्शन उनके अलग कर दिए, और अलग कर दिए तो कमर्शियल फंक्शन के लिए क्या बोला गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभाल लेगा। एंड आपके पॉलिटिकल फंक्शंस जो है उनको कौन संभालेगा? अभी बना है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पहले नहीं था। उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभाल लेगा, जो कि आरसीएम रिलेटेड मैटर्स जो है उसको सुपरवाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा, और उनकी इंफॉर्मेशन कहां पहुंचाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। बना लो इसको पहले। और सबसे पहले जो वर्ड यूज किया गया दैट इज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। पेंसिल से क्यों लिख रहे हैं? डायग्राम। लिखो। ये इंपॉर्टेंट दो रीजन से आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर वन रीजन क्या है पिट्स इंडिया एक्ट के इंपॉर्टेंट होने का? डुअल गवर्नमेंट। सेकेंड चीज, पहली बार इन्होंने टर्म यूज किया है कि ब्रिटिश पोजेशन में जो इंडिया है वो टेरिटरी की बात हम कर रहे हैं। ये बात कह देना ही, ये बात मान लेना है कि उन्होंने कब्जे में कर रखा है यहाँ का एरिया, ठीक है। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन commercial and political functions of company. Distinguished between commercial and political function of company. Second, allowed court of director to manage the commercial affairs. Allowed court of director to manage the commercial affairs and created a new body and created a new body called board of control, called board of control to manage political affairs, to manage political affair. This can be seen as a system of double government. This can be seen as a system of double or dual government. Double or dual government. Next point, board of control will supervise, board of control will supervise the civil, comma, revenue, comma, मतलब एंड लगा लो अब, सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री गवर्नमेंट अफेयर्स एंड मिलिट्री गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया. Military government affairs of British possession in India.
नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइम कंपनीज टेरिटरी was mentioned as, first time company's territory was mentioned as British possession in India. British possession in India. British possession in India. नेक्स्ट है 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी कहानी होती है। एक्ट ऑफ 1786, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो बने हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन बने हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और ये पर्सन जो है वो थोड़ा ईगोइस्टिक है, थोड़ा सा आपके ज्यादा महान है, तो ये कुछ डिमांड कर रहा है, ठीक है। अपने पोस्ट के लिए इसकी कुछ डिमांड है, और वो डिमांड ये है कि आपने बोला एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी ना गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए, कितने मेंबर की? 4 मेंबर की। 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेकिन मैं जो इस पोस्ट के ऊपर बैठा हूं, अच्छा इसने ये नहीं बोला कि इस पोस्ट को ये पावर दे दो, इसकी सिंपल सी डिमांड थी मुझे ये पावर दे दो जब तक मैं इस पोस्ट के ऊपर बैठा हूं, ठीक है। वो तो बाद में हम नेक्स्ट, मतलब ये लोग नेक्स्ट एक्ट के थ्रू ये वाली पावर आगे के फ्यूचर गवर्नर जनरल को भी पास ऑन कर देंगे। क्लियर? अभी पोस्ट के ऊपर कौन बैठा है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है वो कह रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मुझे असिस्ट करने के लिए है, ठीक है, लेकिन कई बार कुछ डिसीजन मुझे अकेले ने लेने होते हैं, तो आप बस ये बोल दो कि स्पेशल केसेस के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात सुनने के लिए मैं बाउंड नहीं, ठीक है। मैं नहीं सुनूंगा इनकी बात, जो ये आपको असिस्ट करने के लिए जो ये मुझे रिकमेंडेशन दे रही है, मैं नहीं सुनना चाहता, तो ये चीज के लिए मैं बाउंड नहीं हूं। स्पेसिफिकली स्पेशल केसेस में मैं इनकी बात को इग्नोर कर सकता हूं, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज कमांडर इन चीफ भी मेरे को बना दो, एक टाइटल और दे दो मेरे को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो मैं हूं ही, लेकिन एक और टाइटल चाहिए, दैट इज कमांडर इन चीफ। क्लियर? तो ये सिंपल सा इस एक्ट के अंदर था, तो ये 2 बातें जो है हमने कर दी, मतलब आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि चलो ठीक है, आप पावरफुल पर्सनैलिटी हो तो आपको ये पावर हमने दे दी, ठीक है। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम से ही लिख लो, ठीक है। सेकंड, क्या? हाँ, उनकी तो सुनेगा भी क्यों? तो सुनेगा क्यों नहीं? 4 लोग जो बिठाए हैं तो उनका कुछ तो ओपिनियन होगा, किसी डिसीजन को लेके कुछ तो आपको असिस्ट करेंगे, ठीक है। मोदी जी ना सुने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ जी, क्या? इन्होंने बोला आप सिर्फ इतना लिख दो कि स्पेशल केस में ये प्रोविजन रहेंगे, ठीक है, वो मैं अपने आप देख लूंगा कौन से प्रोविजन। हाँ हाँ, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा लिख दो कि स्पेशल केसेस के अंदर ये पावर मेरे पास है कि मैं इनकी बात ना सुनूं, ठीक है। लेकिन स्पेशल केसेस कौन से होंगे? अब मैं थोड़ी इगोइस्टिक पर्सन हूं, मैं थोड़ी सी ऐसी हूं, तो अब मैं कह रही हूँ ये वाला केस ये तो स्पेशल केस है, ठीक है, और आज से लेके 100 जो केसेस आए हैं अब मेरे सामने, अब मेरे लिए वो स्पेशल केसेस हैं। तो अब आप कितना ही कुछ कह लो, ये सारे स्पेशल केसेस हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। हाँ, क्या होगा अगर मोदी जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात ना सुने? हर एस्पेक्ट से पता नहीं चलेगी, और डिसीजन ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा, सरकार गिर जाएगी। किसने बोला सरकार गिर सकती है? सरकार गिर सकती है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात ना सुनो, एक की नहीं सुनी, दूसरे की नहीं सुनी, तीसरे की नहीं सुनी, चौथे की नहीं सुनी, पांचवे की नहीं सुनी, 5 लोगों ने ग्रुप बना लिया अपना, और बहुत क्लियर कट पूरा स्ट्रैटेजी बना के बोला समर्थन खींच लो, ठीक है। समर्थन गया, लोकसभा में मेजोरिटी गई, तो सरकार गई, ठीक है। तो ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि मोदी जी ना सुने,
मोदी जी को अपने ग्रुप में जितने लोग हैं सबकी सुननी पड़ेगी। क्लियर है ये बात? सुननी तो पड़ेगी, नहीं तो दूसरी तरफ वो आया राम गया राम होता है। आज जो पर्सन आपको बीजेपी में दिखाई दे रहा है, कल वो पर्सन आपको कांग्रेस में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, और ऑन रिकॉर्ड ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे इतना मतलब स्ट्रांगली ये चीज बोला है, बीजेपी में कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं जाएंगे हम बीजेपी के अंदर। ऐसे बहुत, आप समझ नहीं पाए मेरी बात कि मैं किसको मतलब टारगेट कर रही हूँ यहाँ पे, और समझना है भी नहीं। ठीक है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड, मैं उनकी तो बात नहीं कर रही थी, ठीक है, एग्जाम्पल आपने बोल दिया, मैं उनकी बात नहीं कर रही थी, ऐसे हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके बोला और उसके बाद में 1 महीने 1.5 महीने बाद ही बीजेपी का पर्चा लेके, हाँ ऐसा। तो ये सब पॉलिटिक्स में चलता रहता है। गलत है क्या? ये कोई गलत नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। ठीक है, ये प्योर पॉलिटिक्स है, ये चलता रहेगा और ये चलता आया है और ये चलना भी चाहिए। हाँ, क्या है एक्ट ऑफ 1786? लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उनकी 2 डिमांड है, गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, ऑल्सो बी कमांडर इन चीफ। ठीक है, इसको अपने वर्ड्स में ही आप लिख लो कि ये इन दोनों की 2 डिमांड थी, तो ये इन्होंने फुलफिल कर दी एक्ट ऑफ 1786 के अंदर। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? अब हमको 4 चार्टर एक्ट पढ़ने हैं, दैट इज 1793, 1813, 1833 एंड 1853। ठीक है, ये आपके चार्टर एक्ट है। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो इस पूरे चैप्टर से आ सकता है वो यही आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक एक्ट का अपना नाम है। ठीक है, हर एक एक्ट का अपना नाम है। जब आप 1935 के एक्ट की बात करते हो तो उसके आगे आप इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं लगाते हो, आप बोलते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, जब आप 1909 की बात करते हो तो उसके अंदर नाम उसका है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन तो हमारा एक्ट के नाम से बन सकता है, तो हमको ये पता होना चाहिए। अभी तक मैं कंपनी रूल में ही हूं, जो हमने ये कहानी देखी है 1773 से लेके 1858, उसके बाद 1858 से लेके हम कहां तक देखेंगे 1947 तक। अभी तक हम इसी कहानी में क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहला एक्ट कौन सा पढ़ा हमने? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सेकेंड एक्ट कौन सा पढ़ा हमने? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या फिर एक और नाम बोला था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, उसके बाद कौन सा पढ़ा हमने? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड देन फिर एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बोल रही हूं 1793, 1813, 1833 एंड 1853। ये 4 एक्ट हैं जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट पहला कौन सा है इनमें से, और लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा है? 1853। हेडिंग डालो फर्स्ट चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। डालिए हेडिंग। देखो जरा क्या किया इन्होंने चार्टर एक्ट 1793 के अंदर। चार्टर एक्ट ऑफ 17, हाँ जी ऐसा, और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या डिमांड की थी? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसकी जो ओवरराइड करने की पावर है कि कुछ कुछ केसेस के अंदर आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात ये नहीं सुनेगा। ये जो बात है ये आगे के जितने फ्यूचर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आएंगे उस तक हम एक्सटेंड करते हैं। ये था चार्टर एक्ट 1793, जो पहली बात कह रहा है कि अब से जितने गवर्नर जनरल इस पोस्ट के ऊपर बैठेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी भाई साहब को हमने ये पावर दी थी, अब सबको ये पावर मिलेगी कि वो स्पेशल कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओवरराइड या उसके डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक तो बंगाल था, 2 प्रेसिडेंसी और कौन सी थी जहां पे गवर्नर थे? बॉम्बे एंड
मद्रास, ठीक है। अब ये जो गवर्नर यहाँ पे बैठे हैं, इनके अंदर बोला इसकी पावर यहाँ पे और ज्यादा टाइट कर दी। अब ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा कंट्रोल, पहले से ज्यादा कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। क्लियर है यहाँ तक? फिर इन्होंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मतलब इसने नहीं, गवर्नमेंट बोल रही है ये बात, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 20 इयर्स के लिए और इनकी ट्रेड मोनोपोली यहाँ पर रहेगी। ब्रिटिश मर्चेंट बाकी के नहीं आ रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मोनोपोली किसकी है? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं इंग्लैंड के अंदर, लेकिन ट्रेड की मोनोपोली किसको प्रोवाइड की गई है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्लियर है इतनी बात? तो ये बोला कि और 20 इयर्स तक इनकी मोनोपोली जो है वो आपके मेंटेन रहेगी। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, उसको जो पैसा जाएगा वो इंडियन रेवेन्यू से जाएगा, हमारा पैसा उसको एज एन सैलरी मिलेगा। क्लियर है? ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। बनाओ पहले फिर लिखो। कहां से मिलेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पैसा? विल बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सेवनटीन 93 में आप कह रहे हो कि और 20 साल के लिए, ठीक है? क्या 1813 तक हो जाएंगे? क्या 20 साल हो जाएंगे? बेसिक कैलकुलेशन हो जाएंगे 20 साल। क्या मोनोपोली खत्म करनी पड़ेगी? वापस रिन्यू कर देंगे, वापस रिन्यू कर देंगे। नहीं, मोनोपोली खत्म करनी पड़ेगी। सिर्फ दो चीजों पे मोनोपोली रहेगी, दैट इज चाइना से जो भी ट्रेड होता है प्लस टी, ठीक है? दो चीजों पे मोनोपोली रहेगी। इसका मतलब 1813 में आप बोलोगे कि बाकी के ब्रिटिश मर्चेंट भी यहाँ पर आकर ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है? मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की आप क्या कर दोगे उस टाइम में? खत्म कर दोगे। जब ब्रिटिश मर्चेंट यहाँ पर आ रहे हैं तो अब ब्रिटिश मिशनरीज जो है वो भी अब इंडिया में आना स्टार्ट हो जाएंगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 वाले से, इसकी बात नहीं कर रही मैं, इसका प्रोविजन यहीं पे खत्म है, 1813 की बात कर रही हूँ। क्लियर है ना इतना? और जब ब्रिटिश मिशनरीज यहाँ आएंगी तो किस चीज के लिए आएंगी इंडिया के अंदर? हाँ, उनको एनलाइट करने के लिए आएंगी, क्योंकि वो मानते हैं, जो वाइट पीपल हैं वो मानते हैं कि इस स्किन की कलर के जो लोग हैं वो आपके एनलाइटेंड पीपल नहीं है, इनकी सिविलाइजेशन अच्छी नहीं है, ये लोग आपके बिल्कुल भी कोई चीज समझते नहीं है। तो ये वाइट मैन्स बर्डन है कि हमको ऐसे सारे लोगों को सिविलाइज्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो वो हमको क्या करने के लिए आ रहे हैं? सिविलाइज्ड बनाने के लिए आ रहे हैं, ताकि हम उठना बैठना हर चीज का तरीका उनसे सीखें। और धीरे धीरे अब वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो आपके इंडिया के अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? लिखो पहले इसको लिखना, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। एक्सटेंडेड ओवरराइडिंग पावर ऑफ कॉर्नवालिस, extended overriding power of Cornwallis to all future governor general and to all future governor general and governor जो प्रेसिडेंसीज में गवर्नर हैं उनको भी आप ये पावर दे रहे हो कि वो भी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए आपने लिखा है गवर्नर जनरल एंड गवर्नर। अगर नहीं समझ आए तो ऑफ प्रेसिडेंसीज लिख लेना वहां पे, ऑफ प्रेसिडेंसीज। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल will have more power and control on subordinate presidencies,
ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी एक्सटेंडेड, ट्रेड monopoly of company extended for another 20 years, for another 20 years. Trade monopoly of company extended for another 20 years. Member of board of control will be paid out of Indian revenue. Member of board of control will be paid out of Indian revenue. Out of Indian revenue. Out of Indian revenue. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो चार्टर एक्ट ऑफ 1813. उसके बाद कौन सा आएगा? ठीक है, ऑफ 1813. चार्टर एक्ट के नंबर याद रखना 1793, फिर 133353. ठीक है, लास्ट कौन सा है? 1853. फिर आप कहाँ पहुंच जाओगे? 1858 के अंदर. क्लियर? वहां से कंपनी रूल से क्या शुरू हो जाएगा आपका? क्राउन रूल. तब आपकी महारानी बोलेंगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बोलेंगी वहां से महारानी आपके कि अब सारी पावर जो है कंपनी वंपनी खत्म, एंड देन यहाँ से सारी पावर जो है हमारे हाथ में आती है. अब ये जो ब्रिटिश टेरिटरी है इंडिया के अंदर, इसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में. वो खुद जो है यहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजेगी. ठीक है, खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी, उसकी काउंसिल बनेगी, एंड देन वो रिप्रेजेंटेटिव इस लेवल का होगा कि वो कैबिनेट मिनिस्ट्री लेवल का पर्सन होगा. तो वो जब उसके पार्लियामेंट में, उसके वहां पे लेजिस्लेशन के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री वाला पर्सन है, तो वो किसके लिए लॉयल होगा? यहाँ के लिए या वहां के लिए? वहां के लिए. क्लियर है? वो होगा 1858 के अंदर, जहां से आपकी कंपनी रूल स्टार्ट मतलब खत्म होता है और क्या शुरू होता है? द क्राउन रूल. लिखो इसके अंदर चार्टर एक्ट ऑफ 1813. क्या क्या बताया मैंने चार्टर एक्ट के अंदर? सबसे पहले कंपनी की मोनोपोली अब खत्म. सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे मोनोपोली रहेगी? चाइना से ट्रेड, एंड देन टी. ठीक है, मैं चाय लिखने वाली थी. टी से और चाइना से ट्रेड कर लो, इतनी मोनोपोली आपके पास है. बाकी मोनोपोली खत्म. इसका मतलब बाकी ब्रिटिश मर्चेंट यहाँ पे आएंगे. अब बाकी के ब्रिटिश मर्चेंट्स जो है वो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश टेरिटरी है वहां पे अब आना स्टार्ट हो जाएंगे. इनके आने के साथ में अब वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया के अंदर आपके इंट्रोड्यूस हो रही है, और बहुत सारी आपके ब्रिटिश मिशनरीज आएंगी जो कि क्या काम करने आएंगी? वो ये बताएंगी, देखो आप ठीक से उठना बैठना नहीं जानते, तो आपको सिविलाइज करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए हम यहाँ पे हैं. क्लियर? आप कोई पुरानी पिक्चर आपको ध्यान हो, या फिर कोई नई भी पिक्चर जो ब्रिटिश एरा के टाइम पीरियड की बनी हो, तो वहां पे यही चीज आपको दिखाई देती है. ऐसा कुछ सिनेरियो कि ब्रिटिश मिशनरी से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देन आपको बार बार में ये चीज बताई जा रही है कि ये सिविलाइजेशन का तरीका नहीं है, ये सिविलाइज्ड वे नहीं है रहने का, ये आपकी ये जो रिचुअल है ये सिविलाइज्ड वे नहीं है. तो इनको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, अभी कन्वर्जन नहीं करा पाएंगे, तुरंत नहीं करा पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्न आइडियाज जो है वो आपकी सोसाइटी के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, और कॉन्टिन्यूसली ये लोग यहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि आप सिविलाइज्ड नहीं हो, और ये वाइट मैन का बर्डन है कि आपको सिविलाइज हम करें. क्लियर है? इसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट को ये पावर भी दी गई. लोकल गवर्नमेंट का मतलब आज की म्युनिसिपैलिटीज और ये वगैरह से मत समझना. जो लोकल लेवल पे इनके ब्रिटिशर्स के जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनको ये पावर दी गई कि भैया टैक्स लो इनसे. ठीक है, और जो ना दे तो पनिश करो इनको. क्लियर? किसको दी गई ये पावर? अभी तक तो सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ज्यादा पावरफुल है, गवर्नर ऑफ आपके मद्रास ज्यादा पावरफुल है. अब लोकल जो चीफ्स है ना इनके, उनको भी कह रहे हो टैक्स लो, ये जो आसपास रहने वाले लोग हैं, और अगर नहीं दे रहे तो पनिश करने का भी पावर आपके पास है. क्लियर? ये कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813. लिखो इसको. एजुकेशन वाली जो चीज है ना, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेगी. ठीक है,
मैकाले कमेटी, ये सारी चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं। इतना ही नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है। क्लियर? एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ वो मैं इसलिए ऐड नहीं करी यहाँ पे क्योंकि एजुकेशन का डेवलपमेंट बहुत स्टेप के अंदर होगा, बहुत सारी कमिटीज आएंगी, वो वहां का पार्ट है, यहाँ का नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, ये लिख लिया ना आपने, चार्टर एक्ट 1793 लिखा दिया ना मैंने। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का आ रहा है? रिवाइज कराऊंगी तो सब बता दोगे? ठीक है, लिख लो पहले ये 2 चार्टर एक्ट और फिर उसके बाद स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे। अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, अबॉलिश्ड the trade monopoly of company in India, in India। ब्रैकेट में लिख लेना, continued monopoly of company over, continued monopoly of company over trade in China, trade in tea and trade with China, trade in tea and trade with China, and trade with China। Next point, allowed Christian missionaries, allowed Christian missionaries to come to India, to come to India for enlightening the people, for enlightening the people, enlightening the people। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑथोराइज्ड लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस, to impose taxes and to punish, to impose taxes and to punish। पनिश कब करना है? जब टैक्स देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, ठीक है, अगर पे नहीं कर रहे तो। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन in British territories in India, in British territories in India। पानी पी लो भाई। चार्टर एक्ट ऑफ 18, अब की बार कौन सा 3 आएगा? 33, 1833। 1833 के चार्टर एक्ट में देखो क्या कहानी चल रही है। यही बना दूं क्या? नहीं, जगह कम है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 3 बड़ी प्रेसिडेंसी के नाम क्या है? बंगाल, अरे उसी स्पीड में बोलो कि मैं लिख पाऊं। बॉम्बे एंड मद्रास। और ये कौन है पर्सन, समझ आ रहे हैं? ये कौन है? ये कौन है? बॉम्बे। और ये कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब इसकी पावर थोड़ी और बढ़ने जा रही है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बोला आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो। कौन हो? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इनको क्या बोल दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक एक्ट के अंदर हमने इसको गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या बोला था, क्या टाइटल दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब हम इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से क्या टाइटल दे रहे हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट के अंदर? चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। उसके बाद में हम कह रहे हैं कि ये जो बॉम्बे और मद्रास वाले आपके गवर्नर्स हैं, इनकी जो भी लेजिस्लेटिव पावर है वो सारी हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव नहीं बोला मैंने बोला है लेजिस्लेटिव पावर्स।
लेजिस्लेटिव पावर मतलब टू इनेक्ट लॉ, लॉ मेकिंग की पावर किसमें आती है? लेजिस्लेशन के अंदर आती है। तो इनकी लेजिस्लेटिव पावर हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, जितने भी सिविल मैटर हैं, जितने भी मिलिट्री मैटर हैं पूरे इंडिया के, वो किसके हाथ में हो गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। क्या कंपनी के दो तरह के टास्क बताए थे? कौन कौन से? कंपनी को क्या बोला था? आपके टास्क हैं कुछ तो कमर्शियल और कुछ पॉलिटिकल। इस एक्ट के अंदर कह रहे हो कोई कमर्शियल काम नहीं है, पूरा पॉलिटिकल काम संभालोगे। ठीक है, कमर्शियल काम के लिए अलग से हमको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाने की या एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब तो आप ही आप हो यहाँ पे, बाकी ब्रिटिश मर्चेंट भी है, सारे लोग ही आ रहे हैं, तो ये अलग से आपको ये कमर्शियल चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैसे एक्टिविटी होंगी आपकी? पॉलिटिकल एक्टिविटी होंगी। क्या यहाँ तक की कहानी समझ आई हमको? चार्टर एक्ट 1813 के अंदर क्या बोला इन्होंने? मोनोपोली खत्म, किसको छोड़ के? टी को। तो इसका मतलब ब्रिटिश मर्चेंट यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है। और वो क्या चीज के लिए आ रही है? ब्रिटिश मिशनरीज यहाँ के लोगों को सिविलाइज करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए। क्योंकि एनलाइटन उनके अकॉर्डिंग हम नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है, किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है। वो बताएंगे हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे क्या सोचना है। इसी के साथ में लोकल गवर्नमेंट को बोला टैक्स लगाओ, टैक्स नहीं पे कर रहे तो क्या करो? पनिश करो इनको। फिर आता है 1833 जिसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद में इनकी लेजिस्लेटिव पावर किसको दे दी? पूरी की पूरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि सेंट्रलाइज्ड बनने जा रहे हैं ना, ऐसे अलग अलग सेंटर नहीं चाहिए मुझे पावर के, मुझे एक ही सेंटर का पावर चाहिए जहां से सारी चीजें, जरूरी सारी चीजें जो है वो आपके क्या हो जाए? डिसाइड हो जाए। एक ही पर्सन जो सारी चीजों को आपके डायरेक्ट कर दे, सुपरवाइज कर दे। धीरे धीरे ये ज्यादा सेंट्रलाइज्ड बनने की तरफ आप बढ़ रहे हो। क्लियर है? धीरे धीरे ज्यादा सेंट्रलाइज बढ़ने की मतलब की तरफ ये बढ़ रहे हैं। लिखो इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अच्छा, इसके आगे वाला जो एक्ट है उसके अंदर देखो, मैं एक चीज बोलूंगी, आप सुनना बस एक बार। इसके आगे वाले में 53 वाले में बोलूंगी, ठीक है? सिर्फ सुनना। इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, 1853 के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ था, इस एक्ट के अंदर डिस्कशन भी हुआ था, प्रोविजन भी पहले ऐड किया गया था, लेकिन कंपनी ने उसका क्या किया? फिर आपके उसके अगेंस्ट बोला कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए मत दो। ओपन कंपटीशन मतलब आप इंडियंस को भी क्या करने दे रहे हो? पार्टिसिपेट करने दे रहे हो कि भैया आईएएस का एग्जाम आप भी दे सकते हो। ओपन कंपटीशन, क्लियर है? वहां जाके ही देना होगा नो डाउट, बट ओपन कंपटीशन की बात इस एक्ट में भी थी, लेकिन उसको माना नहीं। इस एक्ट के प्रोविजन में भी डालने की बात नहीं हुई। डिस्कशन इसी टाइम में पूरा का पूरा ये चल रहा था। क्लियर? इसलिए कौन से का हम प्रोविजन समझते हैं? वो 1853 का। लिखो इसके अंदर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फाइनल स्टेप टुवर्ड्स centralization in British India. Final step towards centralization in British India. Governor General of Bengal will be Governor General of India. Governor General of Bengal will be Governor General of India, with all the civil and military powers. With all the civil and military powers. फर्स्ट का नाम लिख लो ब्रैकेट में यहीं पे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। सेकेंड पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, बाकी लोग भी अलर्ट रहो भाई, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास were deprived of their legislative powers, were deprived of their legislative powers.
और किसको दे दी सारी पावर, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर पूरे ब्रिटिश इंडिया की किसके पास है, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ही लिखो, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया, लेजिस्लेटिव पावर, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया, एंड एरो बना के किसके पास है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एरो बना के किसके पास है ये पावर, अब पूरे ब्रिटिश इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर किसके हाथ में है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ है, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड होने की कोशिश की जा रही है। क्या आज के टाइम में मैं बोलूं पूरे इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर संसद के पास है, हमारी है ना, पार्लियामेंट के पास है ना पूरे इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर, ये धीरे धीरे उसी डायरेक्शन के अंदर बढ़ने का काम कर रहे हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अब नेक्स्ट एक्ट के अंदर बोलेंगे इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो थी, अब 6 मेंबर की इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल और होगी, क्लियर है। 6 मेंबर की इसकी क्या होगी, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल और होगी, काम बढ़ गया ना। बाकी पूरे इंडिया का, पूरा ब्रिटिश इंडिया के लेजिस्लेशन को किसको देखना है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को देखना है। काम बढ़ गया तो लोग भी ज्यादा चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ में क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आप मिनी पार्लियामेंट भी बोलोगे, क्लियर। क्या लिखा इसके अंदर, लास्ट लाइन क्या लिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी now became purely administrative body. East India Company now became purely administrative body. Purely administrative body. Next, Charter Act of 1853. Charter Act of 1853. Charter Act of 1853. क्या होगा 1853 में, हाँ, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। पहली बात तो क्या ये लास्ट चार्टर एक्ट है, इसके बाद के एक्ट का नाम चार्टर एक्ट नहीं होगा। लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा है, 1853, ठीक है। इसके बाद में जब मैं बात कर रही हूं कि अब जो ये गवर्नर जनरल बंगाल का है या इंडिया का है, इंडिया का, इसकी एक तो आपने बात की थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, जो कितने मेंबर की थी, 4 मेंबर की, इसके साथ में 6 मेंबर की आपके एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो और बना देगी। 6 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी काउंसिल है, इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला गया मिनी पार्लियामेंट या इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोला गया, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर मिनी पार्लियामेंट। क्या ये लेजिस्लेटिव काउंसिल पूरे ब्रिटिश इंडिया के लेजिस्लेशन का काम देखेगी, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लेजिस्लेशन का काम ये देखेगी। और सेकंड प्रोविजन ध्यान रखना है, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि मैकाले कमेटी आपकी आई थी, उसके बाद में वो सारी चीजें आपके इंट्रोड्यूस की गई। लिखो इसको, लास्ट ऑफ चार्टर एक्ट है, पहली बात तो लास्ट चार्टर एक्ट है। सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ, separated legislative and executive function of governor general's council, governor general's council। अच्छा सोचो, इतने टाइम से 1773 से लेके आप 1853 तक आ गए, 1853 तक आ गए, क्या लगता है हमारे लोग भी कुछ तो बोल रहे होंगे इनको, हमारे लोग बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे होंगे इसके बैकग्राउंड के अंदर, वो बहुत बार बोल रहे होंगे कि भैया आप इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिया के लेजिस्लेशन की बात कर रहे हो, तो आप हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे, ये भी बोल रहे होंगे। तो इन्होंने एक चीज और की खुश करने के लिए, इन्होंने कहा ये जो 4 लोग है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर से, ये 4 लोग लोकल रिप्रेजेंटेशन है। कैसे लोकल रिप्रेजेंटेशन है, 3 तो सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी आपको ध्यान ही है, पहली कौन सी है, दूसरी, तीसरी और चौथा
आगरा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन चारों से ये 4 मेंबर आएंगे, लेकिन ये कहीं से भी लोकल रिप्रेजेंटेशन था क्या? नहीं था। ये इन्हीं के लोग थे जो कि वहां जाके बैठे और इन्होंने खुश करने का काम किया। देखो, आपको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जिसको हम इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल रहे हैं, मिनी पार्लियामेंट बोल रहे हैं, उसके अंदर हम आपके यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन ये किसके लोग हैं यहाँ से जो आए हैं 4? उन्हीं के लोग। क्लियर? लिखो। क्या? लोअर जुडिशियल पोजीशन, इन्हीं बहुत सारे ऑफिसेस के अंदर आपके जो लोअर लेवल के ऊपर पोजीशंस हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, बिल्कुल की जा रही हैं, ठीक है। अभी तक ये तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के परस्पेक्शन में सोच रहे हैं ना इसको, तो इसलिए मेरे को वो चीजें डिस्कस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसके बैकग्राउंड में एजुकेशन रिफॉर्म के नाम पे बहुत चीजें हो रही है, ठीक है, जो आप किस में पढ़ते हो, कौन से सब्जेक्ट में? मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बैकग्राउंड में बहुत चीजें चल रही हैं, अभी जो रिवोल्यूशनरीस्ट आएंगे, बहुत सारी चीजें आपके मॉडर्न हिस्ट्री के बैकग्राउंड के अंदर चल रही है। लेकिन हम सिर्फ कौन से पार्ट को डील कर रहे हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये ट्रांजिशन पॉइंट है, ये हम पॉलिटी में भी पढ़ रहे हो, आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में भी इसको पढ़ोगे। जहां वो खत्म होगी वहां पे ही आपके पॉलिटी स्टार्ट होती है। क्लियर? जैसे इन्होंने एक प्रोविजन बताया, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस और भी हैं। लिखो, क्या लिखा? अभी तक कुछ लिखा है? सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट, या इसी में लिख लो, एडेड 6 न्यू मेंबर कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। एडेड 6 न्यू मेंबर कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। काउंसिलर्स, जैसे आज के टाइम में पार्षद वर्ड यूज करते हो आप, दैट इज काउंसिलर्स। सो they established a separate governor general's legislative council. So they established a separate governor general's legislative council. और इसी के ब्रैकेट में लिख लो इसको क्या क्या बोला गया, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मिनी पार्लियामेंट। इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपने क्या कहा? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या हम सेंट्रल वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए यही लेजिस्लेशन का काम करेगी, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एक और नाम जो है दैट इज मिनी पार्लियामेंट। सेकेंड पॉइंट, इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम इन सिविल सर्विसेज। इन सिविल सर्विसेज, ओपन कंपटीशन सिस्टम इन सिविल सर्विसेज, इंडियंस को भी अलाउ किया गया। मैं काले कमेटी में नहीं लिखा रही हूँ 1854 की, क्योंकि आप एजुकेशनल रिफॉर्म के अंदर उसको देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। introduced local representation in Indian Central Legislative Council. In Indian Central Legislative Council. Out of 6 new members, 4 were appointed. Out of 6 new members, 4 were appointed by local governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. By local governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. ठीक है, अब 5 मिनट लो और स्टार्टिंग से एक बार सारा रिवाइज करो। यहां तक हम कंपनी रूल जो है वो खत्म कर चुके हैं, ठीक है, कंपनी रूल जो है वो हमारा खत्म यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा चीज डिस्कस करेंगे? क्राउन रूल, ठीक है, कौन सा रूल? क्राउन रूल।
5 मिनट का टाइम लेके रिवाइज करो भाई इसको। पॉलिटी में भी क्वेश्चन लिखने का मन है क्या हमारा? लिख लेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन का थोड़ा सा ये है कि उसमें करंट बहुत ज़्यादा ऐड होगा। तो बताओ लिखना चाहते हो नहीं? आप बोलोगे तो मैं तो ले आऊंगी कल से क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर वाले कर लें? प्रीवियस ईयर वाले लिख सकते हैं, ठीक है, उतना तो लिख सकते। एमसीक्यू भी चलेगा, ठीक है। हाँ स्टैटिक भी आ जाएगा, बट मेंस वाले क्वेश्चन में तो थोड़ा सा करंट वाला पार्ट एडेड ही रहेगा आपका। ऐसे स्टैटिक तो वो क्या ही पूछेगा, यूपीएससी ये पूछेगा क्या कि हाँ भाई ये बता दो। वो अगर कमिटी भी पूछेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट भी पूछेगा, तो आज के रेफरेंस में पूछेगा, ठीक है। रिवाइज करना है।